अब देखिए कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हम ओवरलोड कर सकते हैं। तो हम ओवरलोड कर सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर। फिर हम ओवरलोड कर सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को, जिसमें आते हैं लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू, इसे हम कहते हैं एग्जैक्टली इक्वल यानी कंपैरिजन ऑपरेटर। साथ साथ नॉट इक्वल टू को, इसको हम नॉट इक्वल कहते हैं। इसी तरह से आप ओवरलोड कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आते हैं इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और रिमाइंडर इक्वल टू। ऐसे हम ओवरलोड कर सकते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स में आते हैं जैसे एंड, आपको याद होगा हमने काफी दिन पहले एंड पे डिस्कशन किया था। देन और, इसे कहते हैं एक्स और। इनको हम ओवरलोड कर सकते हैं। इसी तरह से हम ओवरलोड कर सकते हैं शिफ्ट ऑपरेटर्स को। शिफ्ट ऑपरेटर्स में आते हैं लेफ्ट शिफ्ट, और इससे हम कहते हैं राइट शिफ्ट। इनको हम ओवरलोड कर सकते हैं। देखिए कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। ऑपरेटर्स दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड। ऑपरेटर्स दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड। तो आपने पढ़ा होगा कंडीशनल ऑपरेटर, इसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले मैंने आपको सिंटेक्स सिखाया था कुछ इस तरह से कि हमें देनी पड़ती है कंडीशन और फिर फॉल्स वैल्यू। तो इसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते। ऐसे ही दिस ऑपरेटर, इट रेफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, इसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते। ऐसे ही डॉट ऑपरेटर, इसको हम कहते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। तो मेंबर एक्सेस ऑपरेटर को भी आप ओवरलोड नहीं कर सकते। हम यूज करते हैं एरे, इसको हम कहते हैं एरे रेफरेंस ऑपरेटर। क्योंकि जब भी हम एरे बनाते हैं तो एरे को हम बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही दोस्तों ये छोटे ब्रैकेट्स, इसको हम कहते हैं फंक्शन रेफरेंस ऑपरेटर। इसको भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। और आप सभी फेमिलियर होंगे इस वाले ऑपरेटर से, जिसको हम कहते हैं इंडायरेक्शन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड नहीं कर सकते। तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनको ओवरलोड किया जा सकता है और कौन कौन से ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनको ओवरलोडिंग करना पॉसिबल नहीं है। हमने फ्रेंड फंक्शन के बारे में पढ़ा था। ये एक स्पेशल फंक्शन है जो किसी क्लास का मेंबर नहीं होता, लेकिन तो भी वो किसी क्लास की प्राइवेट प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है जिसके अंदर उसे फ्रेंड डिक्लेयर किया गया है। ये कंसेप्ट जावा और बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है, क्योंकि प्राइवेट इंफॉर्मेशन चाइल्ड को भी एक्सेसिबल नहीं होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन हम अपने फ्रेंड्स को क्यों एक्सेस करने दे रहे हैं? तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अगेंस्ट है।
नॉर्मली फ्रेंड फंक्शन का यूज होता है मल्टीपल क्लासेस के बीच में कम्युनिकेशन करना, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को एक्सेस करके। अब किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड फंक्शन बनाते वक्त? केवल फ्रेंड फंक्शन की डिक्लेरेशन क्लास के अंदर आती है और हमें फ्रेंड कीवर्ड आगे लगाना पड़ता है। जिस क्लास का हम फ्रेंड बना रहे हैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे पैरामीटर में रिक्वायर्ड होगा जिससे कि हम प्राइवेट प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाए। डेफिनेशन हमेशा क्लास के बाहर आएगी, तो फ्रेंड फंक्शन कभी भी क्लास के अंदर डिफाइन नहीं होता, हमेशा क्लास के बाहर डिफाइन होता है और उसमें स्कोपेशन ऑपरेटर यूज नहीं होता है। जब हम इसे कॉल करते हैं तो नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल करते हैं, फंक्शन का नाम और ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट का नाम। हम उसे ऐसे कॉल नहीं कर सकते। तो ये 4 पॉइंट्स हमें ध्यान रखनी होंगी। तो अब हम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम बनाया था पर्सन क्लास, उसी पर्सन क्लास में हम फ्रेंड फंक्शन का यूज करेंगे। तो हमने हमेशा की तरह आईओस्ट्रीम इंक्लूड किया और नेम स्पेस यूज किया std। हमने बनाया क्लास पर्सन। पिछली बार मैंने नेम नहीं रखा था, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि नेम भी इंट्रोड्यूस किया जाए। और यहाँ पे मैं एक हेडर फाइल और ऐड कर देता हूँ, string.h। या आप चाहें तो सिंपली लिख सकते हैं सी स्ट्रिंग, क्योंकि आगे अगर हमने प्रीफिक्स सी लगा दिया तो .h लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे हम यहाँ पे चाहते इंटीजर प्राइस, सॉरी एज होना चाहिए, यहाँ पे पर्सन की एज होती है, तो नेम और एज हम मेंटेन करना चाहते हैं। अब हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं डू नथिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्योंकि है तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, लेकिन हमने क्योंकि इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं लिखी है, इस कारण से इसको हम कहते हैं डू नथिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ मैं एक और कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहा हूँ जिसमें 2 पैरामीटर भेजेंगे, एक तो भेजेंगे n और दूसरा भेजेंगे a। हम चाहेंगे कि नेम में n आ जाए। अब हम C प्रोसेस में ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अलाउड। तो कभी भी हम C प्लस में ऐसा नहीं कर सकते, तो ये वर्क नहीं करेगा। हमें इसके लिए लिखना पड़ता है strcpy, यानी स्ट्रिंग कॉपी। हमें कॉपी करना है, कैसे कॉपी करना है? n को किस में कॉपी करना है? नेम में। तो जिसमें कॉपी करना है वो पहले आता है, जिसको कॉपी करना है वो बाद में आता है, यानी पहले टारगेट फिर कॉमा सोर्स। तो जब भी हमें एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में असाइन करना, तो ये तरीका आपको यूज करना होगा, दिस इज द करेक्ट वे। लेकिन जब हम फ्यूचर में जावा सीखेंगे तो जावा में ऐसा पॉसिबल है। हम लिखेंगे प्राइस में, सॉरी मैं प्राइस लिख रहा हूँ, यहाँ पे एज होना चाहिए, एज इक्वल टू ए। तो जो भी ए की वैल्यू है वो एज में आ जाएगी। यहाँ मैं मार्किंग कर रहा हूँ *1, हालांकि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, बाद में से हम चेंज करेंगे, कुछ अलग तरह से लिखेंगे। तो इसको मैं *1 मार्किंग कर लेता हूँ। अब हम एक फंक्शन बनाना चाहेंगे शो, जो हमें शो करेगा कि इंफॉर्मेशन क्या है। ये नेम भी शो करेगा और नेम के साथ साथ ये एज भी शो करेगा। अब हम यहाँ पे ओवरलोडिंग कर रहे हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। तो हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा फ्रेंड वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस, और हमें यहाँ पे भेजना पड़ेगा पर्सन एम्परसेंट p। यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन की पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 सेटिस्फाई हो रही है,
क्योंकि हमने पढ़ा था कि फ्रेंड फंक्शन की डिक्लेरेशन क्लास के अंदर आती है, आगे फ्रेंड कीवर्ड लगता है और जिस क्लास का हम फ्रेंड बनना चाहते हैं उसका एक पैरामीटर में रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, हमें एक और ओवरलोडिंग करनी है, फ्रेंड इंटीजर ऑपरेटर एग्जैक्टली इक्वल पर्सन पी। अब हम यहाँ पे चाहे तो कांस्टेंट लगा सकते हैं, कांस्टेंट पास बाय रेफरेंस, जिसका मतलब है नो चेंजेस अलाउड। जबकि यहाँ मैंने कांस्टेंट नहीं लगाया है, तो मीन्स हम चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमें पॉइंट नंबर थर्ड सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, डेफिनेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन आउटसाइड द क्लास। जस्ट लाइक ए नॉर्मल फंक्शन, तो जैसा हमने यहाँ लिखा है वैसे ही हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और लिखेंगे प्लस प्लस पी डॉट एज। हम सिस्टम से कह रहे हैं कि सिस्टम जब भी कोई यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करे तो जो है एज इंक्रीज हो जाए। यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हम यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे थे, जो प्लस प्लस है वो एक यूनरी ऑपरेटर है, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल टू यूनिटी नहीं, बाइनरी है, तो यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे हमें दो पैरामीटर चाहिए क्योंकि मैं दो पर्सन कंपेयर करना है। अगर ये मेंबर फंक्शन होता तो एक ही पैरामीटर आता, लेकिन क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन है तो यहाँ दो पैरामीटर आएंगे, तो हमें इसे भी कॉपी करना होगा क्योंकि दो पर्सन को कंपेयर करना है। तो हमें यहाँ लिखना होगा रिटर्न, यानी वापस भेजिए कि क्या पी की एज एग्जैक्टली क्यू की एज है या नहीं। तो जैसे मान लीजिए कि पहले व्यक्ति की एज है 18 साल और दूसरे की एज भी 18 साल है, तो 18 एग्जैक्टली को इक्वल टू 18, इसका आंसर आएगा 1, और 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू, तो उसके इसमें ट्रू रिटर्न होगा। लेकिन मान लीजिए कि एक की जो होती है 17 और एक की होती है 18, तो हमें मिलता है फॉल्स, यानी 0। तो कंक्लूजन निकला कि जब जब हमें एज मैच हो जाएगी तो ट्रू रिटर्न होगा, नहीं तो फिर फॉल्स रिटर्न होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो एग्जैक्टली इक्वल है ये एक बाइनरी ऑपरेटर है। यहाँ पर मैं पॉइंट 3 सेटिस्फाई की फ्रेंड फंक्शन की। हम जानते हैं कि प्रोग्राम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से पढ़ा जाता है। तो अब हमें डिफाइन करना पड़ेगा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में पहले मैं एक पर्सन बना लेता हूं, पर्सन पी। हालांकि हम चाहे तो इसका वेरिएबल नेम कुछ और भी दे सकते थे, जैसे नाम में दे रहा हूं अजय, एज में रख रहा हूं उसकी 17 ईयर्स। तो यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। हमने एक पर्सन बना लिया क्यू, विजय, जिसकी एज हम रख रहे हैं 18 ईयर्स। तो अगेन हमने यहाँ पे कॉल किया है पीसी को। अच्छा, अब हम यहाँ पे मेंबर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, कॉलिंग मेंबर फंक्शन यूजिंग डॉट ऑपरेटर। जैसा कि हमने कहा था कि डॉट मेंबर एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लिखेंगे पी डॉट शो, जिससे कि हमें पी की इंफॉर्मेशन शो हो जाए, और लिखेंगे क्यू डॉट शो, तो क्यू की इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। ये हमने शो फंक्शन यहाँ डिजाइन किया हुआ है। अच्छा, अब हम कॉल करें फ्रेंड फंक्शन को, कॉलिंग फ्रेंड फंक्शन। तो हम लिख रहे हैं दोस्तों प्लस प्लस एज या प्लस प्लस पी। इसको हम लिख सकते थे ऑपरेटर प्लस प्लस ब्रैकेट में पी। जैसे अगर आपको मैं ड्राइंग करके समझाऊं तो कुछ ऐसा होगा। ऑपरेटर होने की खासियत है कि जैसे हम प्रिमिटिव्स पे ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं
वैसे हम ऑब्जेक्ट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम प्रोग्राम में ऐसा लिखें तो भी वर्क करेगा, और ऐसा लिखे तो भी वर्क करेगा, क्योंकि हमने फ्रेंड फंक्शन की पॉइंट नंबर 4 पढ़ी थी। फ्रेंड फंक्शन की पॉइंट नंबर 4 कहती है कि पहले फंक्शन का नाम लिखा जाता है। तो फंक्शन का नाम क्या है? ऑपरेटर प्लस, और फिर एक ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट पी है वो यहां से यहां आ जाएगा। अब क्योंकि ये पास बाय रेफरेंस है तो यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं, और हम चेंज क्या कर रहे हैं? उसकी एज बढ़ा रहे हैं। और हम जानते हैं कि यहाँ पे पी अजय को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पी है जो अजय है, जिसकी एक्चुअल एज 17 ईयर्स थी। लेकिन जैसे में प्लस प्लस ऑपरेशन परफॉर्म किया तो अब उसकी एज 17 नहीं होगी, अब उसकी एज हो जाएगी 18 ईयर्स। ऐसे में एक ऑब्जेक्ट बनाया क्यू, जिसका नाम विजय है और एज 18 ईयर्स है। तो टेक्निकली अब दोनों की एज बराबर हो चुकी है। अब हम इसके आगे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। हम एक ऑब्जेक्ट और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, संजय, जिससे कि हम कोड को बेहतर समझ पाए। अब हम कॉल कर रहे हैं एग्जैक्टली इक्वल टू को। तो हम लिखेंगे इफ पी एग्जैक्टली इक्वल टू क्यू, या हम इसे लिख सकते हैं इफ ऑपरेटर एग्जैक्टली इक्वल टू पी कॉमा क्यू। हम सिस्टम से पूछें कि सिस्टम, क्या पी और क्यू ऑब्जेक्ट की एज सेम है क्या? अगर हाँ तो हम कहेंगे बोथ पी एंड क्यू आर ऑफ सेम एज। और आप चाहे तो एल्स स्टेटमेंट में जो भी देना चाहें स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो यहां से इसको हमने कॉपी किया और लिख दिया एल्स पी एंड क्यू आर नॉट ऑफ सेम एज, आर ऑफ डिफरेंट एज भी कर सकते हैं। अब यही कंपेरिजन भी करना चाहूंगा पी और आर के बीच में, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया संजय, और संजय की एज डिफरेंट है। तो हमने यहाँ पे पी और आर के बीच में कंपेरिजन कर लिया। अब इसको ऐसे भी लिखेंगे तो भी वर्क करेगा, ऐसे लिखेंगे तो भी वर्क करेगा। और इससे से हमने जो है ये फंक्शन डिजाइन कर लिया है। हम चाहते तो ये जो हिस्सा था क्लास का, इसको हम किसी हेडर फाइल में भी रख सकते थे। अब हम फिर से फिगर ड्रॉ करना चाहेंगे कि कैसे ये लाइन वर्क करती है, क्योंकि हमने एक ऑपरेशन लिखा है, वो ऑपरेशन कैसे कॉल होगा वो समझना होगा। तो हमने कुछ ऐसा लिखा दोस्तों, P एग्जीक्यूटिव क्यू, कंपेयर उससे पड़ेगा ऑपरेटर इक्वल, ये ऑपरेटर एग्जैक्टली इक्वल, और फिर P कॉमा क्यू। तो ये जो दो वेरिएबल्स हैं, ये दो वेरिएबल्स जाएंगे यहां। इसे कहते हैं 1-to-1 मैपिंग। तो P से मैच होगा, Q से मैच हो गया। अब हम जानते हैं कि P की एज हमारी क्या हो चुकी है 18, और Q की एज क्या है, ये भी 18 है। क्या 18 एग्जैक्टली इक्वल टू 18? यस। इसका आंसर रिटर्न वैल्यू आएगी 1। और हम जानते हैं कि 1 का मतलब क्या होता है कंप्यूटर में? ट्रू, जिसका आंसर सिस्टम कहेगा कि P और Q की सेम है। लेकिन बाद में भेजेंगे P, R। अब R की लिंकिंग यहाँ पे Q से हो जाएगी। तो एक की एज 18 है और एक की एज 19 है, तो लिखा जाएगा कि दोनों की एज बराबर नहीं है। हमने अभी जो प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करना चाहेंगे, और कंपाइल करके रन करना चाहेंगे कि हमें रिजल्ट क्या मिलता है। हमने यहाँ पे एक कमेंट यहाँ लगाया था और इसे रन करते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं कि एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से शुरू होता है, तो हमने क्योंकि शो फंक्शन 3 बार कॉल किया था, तो पहले अजय की इन्फॉर्मेशन शो हो गई, फिर विजय की इन्फॉर्मेशन और फिर संजय की इन्फॉर्मेशन। हमने पी और क्यू को कंपेयर किया, तो सिस्टम कह रहा है कि पी और क्यू बराबर है, क्योंकि पहले तो अजय की एज 17 थी, लेकिन हमने क्योंकि प्लस प्लस परफॉर्म किया तो एज 18 हो गई। अब इसकी एज भी 18, इसकी एज भी 18, तो दोनों बराबर एज के हैं। लेकिन क्योंकि पी की एज 18 है और क्यू की एज सॉरी आर की एज 19 है, इस कारण से सिस्टम कह रहा है कि पी और आर की एज डिफरेंट है। अब जैसा कि मैं आप लोगों को हेडर फाइल बनाना सिखा चुका हूँ, तो हम चाहते तो इस क्लास पर्सन को यहाँ ना रखते, हम एक हेडर फाइल बना लेते पर्सन डॉट एच। पर्सन डॉट एच, और हम सिंपली अपने प्रोग्राम में हैश इंक्लूड पर्सन डॉट एच कर लेते। तो जब हम किसी कंपनी में जॉब करेंगे, तो कंपनीज में यही अप्रोच आपको अप्लाई करनी है कि मेन प्रोग्राम अलग रहेगा और क्लास अलग रहेगी, और इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग डिटेल्स। तो जैसे मुझे कि पर्सन डॉट एच की कोडिंग मैंने की है, लेकिन ये मेन प्रोग्राम कोई और बना रहा है, तो दूसरे व्यक्ति को ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैंने पर्सन की कोडिंग क्या की हुई है, तो मैंने एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे अचीव कर लिया और ये प्रोग्राम भी वर्क करेगा। तो जब भी आप लोग घर में प्रोग्रामिंग करें, तो पहले एक साथ प्रोग्रामिंग करें, जब पूरा प्रॉपर्ली वर्क कर जाए तो क्लास को हमेशा हेडर फाइल में सेव करें, जिससे कि मेन प्रोग्राम और हेडर फाइल अलग रहें। अब ये भी वर्क करेगा, और इसका एडवांटेज क्या है कि फ्यूचर में अगर हमें क्लास में कुछ इंप्रूवमेंट करना है, तो मेन प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, हम हेडर फाइल में ही इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। हमें डिस्कशन करना होगा कि कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें कितने पैरामीटर्स चाहिए। जैसे अभी मैंने यहाँ पे ओवरलोड किया था यूनिरी ऑपरेटर को, तो मैंने एक पैरामीटर भेजा था, जबकि बाइनरी में मैंने 2 पैरामीटर भेजे थे। तो कंक्लूजन निकला कि अगर हम कोडिंग फ्रेंड फंक्शन की मदद से कर रहे हैं और ऑपरेटर अगर यूनरी है, इसको मैं यहाँ ना लेके ऊपर भी लिख सकता हूँ कि ऑपरेटर 2 तरह के यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। तो अगर यूनरी ऑपरेटर है, तो हमने देखा था कि 1 पैरामीटर रिक्वायर्ड है, जबकि बाइनरी में 2 पैरामीटर रिक्वायर्ड है। अब मेंबर फंक्शन का फॉर्मूला चलता है, मेंबर फंक्शन इज इक्वल टू जो भी फ्रेंड फंक्शन को रिक्वायर्ड है -1। इस कारण से जब हम मेंबर फंक्शन में करेंगे यूनरी को ओवरलोड, तो 0 पैरामीटर रिक्वायर्ड होंगे, जबकि बाइनरी को जब हम ओवरलोड करेंगे तो 1 पैरामीटर। रीजन इसके पीछे क्या है कि जब हम मेंबर फंक्शन बनाते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में बनाया था मेंबर फंक्शन, तो मेंबर फंक्शन ऐसे पढ़ा जाता है बी डॉट, जहां फ्रेंड फंक्शन में ये वेरिएबल यहां से यहां आ गया था, इस कारण से एक पैरामीटर बढ़ गया, लेकिन मेंबर फंक्शन में एक कम क्यों? क्योंकि यहां पे नहीं, वो यहां आ जाता है। इसी तरह से बाइनरी में 2 की जगह 1 क्यों? क्योंकि फ्रेंड फंक्शन में हम ऐसा नहीं लिख सकते, तो फ्रेंड फंक्शन में इसको भी यहां लिखते हैं। तो सिंपली आपको वाइवा में कहना होगा कि सर फ्रेंड फंक्शन में हम लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं लिख सकते, जबकि मेंबर फंक्शन के केस में एक ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, इस कारण से हमेशा मेंबर फंक्शन को एक पैरामीटर कम रिक्वायर्ड होता है। अब इस प्रोग्राम में एक जगह पे मार्किंग की थी *1, ये हमने *1 मार्किंग की थी। हमें समझना होगा कि हम इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं। चेंजेस इन प्लेस ऑफ *1 यूजिंग दिस कीवर्ड। ये दिस कीवर्ड सभी में है, सी प्लस एस में भी है, जावा में भी और सी शार्प में भी है। तो इसको मैं एक और तरह से लिख सकता था, मैं लिख सकता था पर्सन कैरेक्टर नेम इंट एज, मतलब पैरामीटर नेम सेम हो गए, पैरामीटर नेम सेम इज मेंबर नेम्स,
हम देख रहे हैं कि पहले मेंबर्स की नेम थे नेम और एज, जबकि पैरामीटर्स के नेम थे एन और ए। इस कारण से कंपेयर को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन अब परेशानी क्या है कि मेंबर्स के नेम भी नेम और एज है और पैरामीटर के नाम भी नेम और एज है, तो उसके इसमें कैसे लिखा जाता है? तो इस केस में दिस कीवर्ड का यूज होता है। हम लिखेंगे strcpy दिस इंटरेक्शन साइन नेम कॉमा नेम। यहाँ पे दिस का मतलब है रेफर्स टू क्लास मेंबर। तो आपको वाइवा में समझाना होगा कि जब हम लिखेंगे दिस नेम तो वो रेफर करेगा क्लास मेंबर को, और जब हम लिखेंगे नेम तो वो सिंपली इस वाले नेम को रेफर करेगा। आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, इस कारण से यहाँ पे वेरिएबल्स में फिर से लिख देता हूँ, जिससे कि हम फिगर में समझ पाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। इनको मेंबर्स कहा जाता है, डेटा मेंबर्स। और लिखेंगे दिस इंटरेक्शन साइन ईच इक्वल टू ईच। या हम चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे, स्टार दिस डॉट एज इक्वल टू एज, क्योंकि जब हमने पॉइंटर्स पढ़ा था तब हमने कहा था कि इसको भी इंडायरेक्शन कहते हैं और इसको भी इंडायरेक्शन ऑपरेटर कहते हैं। तो ये कैसे वर्क करता है, ये है एक फिगर से समझें। जैसे हम लिखा नेम तो ये नेम इसको रेफर करेगा, और जैसे लिखा हमने एज तो वो इसको रेफर करेगा। लेकिन ये जानकारी भेजनी किसी क्लास के मेंबर्स को, तो जहां दिस नेम लिखा है वो क्लास के मेंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और जहां लिखा है दिस एज वो क्लास के मेंबर एज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाएगी। तो दिस इज ऑलवेज अ रेफरेंस टू द क्लास मेंबर। तो हमारे एग्जाम में आता है एप्लीकेशंस ऑफ दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड की एप्लीकेशन क्या है? तो पहला यूज आप सीख गए। तो पहली एप्लीकेशन क्या है? पहले तो डेफिनेशन लिखिए दिस कीवर्ड की। It is a keyword and a special pointer refers to, या refers का मतलब है points to current object of the class। हम जानते हैं कि एक क्लास के कई ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट ने मैसेज पासिंग किया है who is performing the message passing, who is performing the message passing। जैसे आपको याद होगा, अभी हमने एग्जाम्पल में लिखा था p डॉट शो। तो here this contains memory address of object p। जब हमने क्यों लिखा था तो दिस में क्यों की एड्रेस आ गई थी, तो जो भी करंट ऑब्जेक्ट होगा उसको रेफर करने के लिए दिस का यूज होता है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है? इसकी एप्लीकेशन है दोस्तों, टू ऑब्टेन मेमोरी एड्रेस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। जैसे आपको याद होगा, हमने भी पर्सन क्लास बनाई थी और हमने कुछ कंस्ट्रक्टर बनाए थे कुछ रिजल्ट से। बाकी सब कोडिंग सेम रहती, लेकिन आप लिख देते सी आउट एड्रेसेस। तो उस केस में हमारा सिस्टम मेमोरी में इस ऑब्जेक्ट की एड्रेस क्या है वो भी शो कर देता। तो जब भी हम जानना चाहें कि हमारे ऑब्जेक्ट की मेमोरी एड्रेस क्या है तो दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या है?
to avoid naming conflict between a data member and parameters with same name. जैसे कि अपन ने लिखा था कि हमारे स्टार वन में लिखा था पर्सन कैरेक्टर नेम और इंट एज, तो पैरामीटर्स का नाम भी सेम था और मेंबर्स का नाम भी सेम था, तो हमने कुछ ऐसे लिखा था स्ट्रिंग कॉपी दिस इंटरेक्शन साइन नेम कॉमा नेम। अगर मैं जावा सिखा रहा होता या सी शार्प सिखा रहा होता तो वहां पे एक और यूज था, टू कॉल सम अनदर कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास। तो अब हम डिजाइन करना चाहेंगे टाइम क्लास, जिसमें हम ओवरलोड करना चाहेंगे प्लस प्लस ऑपरेटर को और एग्जीक्यूट टू ऑपरेटर को। नेक्स्ट क्लास में हम पुट टू ऑपरेटर और गेट फ्रॉम ऑपरेटर को भी ओवरलोड करेंगे। प्लस प्लस का काम है टाइम को 1 सेकंड से इंक्रीज करना और एग्जीक्यूट इक्वल टू का काम है 2 टाइम को इक्वलिटी के लिए कंपेयर करना। हम डिजाइन करना चाहेंगे टाइम क्लास। टाइम क्लास में रखा आवर्स, मिनट, सेकंड्स, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि तीनों डेटा को 0 0 कर देगा, जो रिप्रेजेंट करेगा मिडनाइट 12 को। हमने बनाया पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर जिसमें हमने पैरामीटर्स का नाम और मेंबर्स का सम नाम सेम रखा हुआ है, तो उसके में यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज करना होगा। शो 12 जो कि हमें एयरलाइन टाइम शो करेगा AM PM के फॉर्म में। अगर आवर्स लेस देन 12 है तो AM के फॉर्म में शो होगा, एग्जैक्टली 12 है तो नून के फॉर्म में शो होगा, और अगर 12 से ज़्यादा जैसे 15 है तो 15 - 12 हो जाएगा ना, 3 PM हो जाएगा। नेक्स्ट हम बनाना चाहेंगे शो 24 फंक्शन, जिसे हम रेलवे टाइम कहते हैं, जिसमें AM PM शो नहीं होता, तो इसमें डायरेक्टली आवर, मिनट और सेकंड शो हो जाएगा। जैसे 15 शो हो जाएगा तो AM PM की जरूरत नहीं है। हम ओवरलोड करना चाहेंगे प्लस प्लस को और एग्जैक्टली इक्वल टू को फ्रेंड फंक्शन की मदद से। तो हमने यहाँ पे ओवरलोड किया है प्लस प्लस को, जो कि यूनरी ऑपरेटर एक पैरामीटर में रिक्वायर्ड होगा। एग्जैक्टली इक्वल टू बाइनरी ऑपरेटर से हमें यहाँ पे 2 पैरामीटर भेजने होंगे। हमने डेफिनेशन दी फ्रेंड फंक्शन की क्लास के बाहर ऑपरेटर प्लस प्लस, जिसमें हम पैरामीटर भेज रहे 3। पहले हम सेकंड को इंक्रीज करेंगे बाय 1, सेकंड्स अगर पहुंच जाए 60 पे तो मिनट्स को प्लस प्लस करेंगे, सेकंड्स को 0 कर देंगे। अगर मिनट 60 हो गए तो हम आवर्स में प्लस प्लस कर देंगे और मिनट को कर देंगे 0। ऐसे अगर आवर्स 24 हो जाए तो उसको 0 कर देंगे, यानी नेक्स्ट डे शुरू हो जाएगा, मीन्स नेक्स्ट डे स्टार्टेड। एग्जैक्टली इक्वल जिसमें 2 टाइम को कंपेयर करेंगे, तो 2 टाइम इक्वल करेंगे जब उनके आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स तीनों मैच कर जाए। मेन प्रोग्राम ने 2 टाइम बनाए, एक हमने बनाया टाइम एज जिसमें हमने कोई वैल्यू नहीं भेजी। हमने क्योंकि कोई वैल्यू नहीं भेजी तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जिस कारण से वैल्यूज 0 0 0 हो जाएंगे। हमने नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट बनाया उसमें हमने 3 इंफॉर्मेशन भेजी, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स, यानी हमने यहाँ पर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल किया। पहले हमने शो 12 की मदद से टाइम को शो किया और फिर हमने शो 24 की मदद से टाइम को शो किया। हम टाइम को बढ़ाना चाहते हैं तो हमने लिखा प्लस प्लस बी, तो इस टाइम को बढ़ाना चाहते हैं, तो जब हम पहली बार प्लस प्लस लिखेंगे तो ये टाइम 59 हो जाएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन को ऐसे कॉल किया जाता है। हमने फिर से कहा शो 24, तो अब में बढ़ा हुआ टाइम दिखेगा। हमने फिर से प्लस प्लस बी किया, अब क्योंकि टाइम 59 हो चुका था तो बाद में हो जाएगा 60, जिस कारण से सिस्टम इसको कर देगा 0 और इसको बढ़ा के 60 कर देगा। लेकिन जैसे ही 60 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0
और ये हो जाएगा 24। लेकिन जैसे ही 24 हो जाएगा तो इसको भी सिस्टम 0 कर देगा। तो कंक्लूजन निकला कि ये टाइम भी हो जाएगा 0 0 0, यानी दोनों टाइम बराबरी पे आ जाएंगे। हमने कंप्यूटर से कहा कि कंप्यूटर क्या ए और बी बराबर टाइम में, हम ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। तो सिस्टम कहेगा कि दोनों टाइम सेम है, नहीं तो सिस्टम कहेगा कि दोनों टाइम डिफरेंट है। अब इसे हम रन करके देख सकते हैं। हमने इसे कंपाइल किया और रन कर दिया। तो सिस्टम में शो कर रहा है पहले शो, तो ए को शो किया तो 0 0 0 एम शो हो रहा है। ये टाइम बी शो हो रहा है शो 12 के फॉर्म में, शो 24 के फॉर्म में। ये पहली बार प्लस करने के बाद और ये दूसरी बार प्लस करने के बाद, क्योंकि दोनों टाइम सेम तो लिखा रहा है बोथ था सेम टाइम्स। अब हमें घर में क्या करना है, जैसा हमने एग्जिट इक्वल टू ओवरलोड किया वैसे हम लेसन को ओवरलोड कर सकते हैं कि कौन सा टाइम अर्ली यानी पहले आता है। ऐसे आप डिजाइन करेंगे डी क्लास जिसमें आप रखेंगे डे मंथ ईयर, और आप एग्जैक्टली इक्वल टू को ओवरलोड करेंगे ये चेक करने के लिए कि दोनों डेट्स बराबर है या नहीं। और आप ओवरलोड करेंगे प्लस प्लस को जिससे कि डे एक आगे बढ़ जाए।